ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? अगले कुछ घंटों में इसका खुलासा होने वाला है, क्योंकि ट्रंप यूनियन ऑफ स्टेट यानी वहां के दोनों सदनों को संबोधित करने वाले हैं। यह संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब रेसिप्रोकल टैरिफ को वहां की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गैर कानूनी ठहराने के बाद ट्रंप के फैसलों का विरोध तेज हो गया है। यह संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब ट्रंप ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को खड़ी खोटी सुनाई, बल्कि दूसरे रास्ते से टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दे डाली है और साफ तौर से कहा है कि जो देश यूनाइटेड नेशन यूएस के साथ ट्रेड डील करके पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ज्यादा महंगा पड़ेगा ऐसा करना। और इस बीच कई देश जिन्होंने यूएस के साथ ट्रेड डील कर ली है, वो अपने ट्रेड डील पर आगे बढ़ें या ना बढ़ें, इसको लेकर दुविधा में है। भारत की तरफ से जो नेगोशिएटिंग की टीम जाने वाली थी, वो भी फिलहाल टल गई है। ऐसे में ट्रंप के इस भाषण से, संबोधन से क्या उम्मीद करनी चाहिए? भारत की रणनीति ऐसे में क्या होनी चाहिए? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ बेहद खास मेहमान, पूर्व विदेश सचिव शशांक सर हैं, अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर मैम कुछ देर में जुड़ेंगी, फियो के डीजी और सीईओ अजय सहाय साहब जुड़ेंगे जो कि एक्सपोर्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, जेएनयू के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में शशांक सर मैं आपसे करना चाहूँगा, ये जो संबोधन है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का, माना जाए कि दुनिया भर में जो असमंजस की स्थिति है, वो असमंजस की स्थिति खत्म हो जानी चाहिए। इस संबोधन के बाद कुछ ऐसी क्लैरिटी आने की अपेक्षा करनी चाहिए। देखिए, ये आंतरिक मसला अमेरिका का है, जिसमें उनके सुप्रीम कोर्ट ने यूनिलैटरल टैरिफ्स जो लगाई गई थी, उनको जिस प्रावधान के अंडर में लगाया गया था उसको अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि नहीं, ये किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए बनाया गया था, न कि इस तरह के नीतियों के लिए जैसे कि अमेरिका इसमें करा है। तो मेरे ख्याल से ये अब वो कांग्रेस के सामने जा रहे हैं, जॉइंट सेशन का वो यूनियन ऑफ एड्रेस करेंगे और इसमें देखना हमें ये है कि वो आगे क्या बात बनती है। जहाँ तक कि अमेरिकन सरकार का सवाल है कि वो अपना टैरिफ लगाना चाहते हैं, तो जो यूनिलैटरल टैरिफ है जहाँ उनको अलाउड है और वो सोचते हैं कि उनको अलाउड है, वो ट्राई करेंगे। और मेरे ख्याल से जो हम जैसे भारत है या और देश हैं जिन्होंने अभी तक एग्रीमेंट नहीं साइन किए हैं, खाली इंटेंट साइन किया है, तो उनको ये है कि वो निर्भर करेगा अमेरिका के ऊपर भी कितना वो करना चाह रहे हैं और वो भारत को कितना सूट करता है। जहाँ बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो गए हैं, वहाँ थोड़ा सा दूसरी तकलीफ आती है, क्योंकि बायलैटरल एग्रीमेंट्स तो हो चुके हैं, तो वो दोनों तरफ बातें बन चुकी हैं। अब अमेरिका को अगर टैरिफ कम करना पड़ रहा है या बदलना पड़ रहा है, तो वो अमेरिका के अपने अंदरूनी मसलों का हल है और उनको खुद ही हल ढूंढना होगा। अंदरूनी मसलों का हल है, उन्हें खुद ही अपना हल ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो जो हल ढूंढ रहे हैं उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। समस्या यहीं पे आके खड़ी होती है। मीरा शंकर मैम, वहाँ पे संबोधन से ठीक पहले कई सारे डेमोक्रेट्स ने बोला है कि मैं इसका बॉयकॉट करूंगा, वहाँ पे रहूंगा नहीं। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुद उनके घर में काफ़ी ज़्यादा विरोध यहाँ पर होने लगा है और सुप्रीम कोर्ट को जिन शब्दों में उन्होंने आलोचना की है, आपको लगता है कि इस विरोध के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप के सुर थोड़े से बदलेंगे? मैं इस संबोधन को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि पिछली बार उन्होंने साफ तौर से रोड मैप दिया था कि हम किस तरह से ग्लोबल टैरिफ लगाने जा रहे हैं, किस तरीके से हम ट्रेड डेफिसिट को कम करने जा रहे हैं। जी, देखिए, एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि जो यूएस ने टैरिफ्स लगाए थे, वो तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए हैं। कहा है कि जो ट्रंप राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने अपने जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन किया है, तो ये तो अब नहीं लगा सकते इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं लगा सकते। पर और भी यूएस ट्रेड एक्ट के प्रोविजंस हैं, जैसे 301, जैसे 232, और अभी इन्होंने 122 के दौरान लगाए हैं 15% टैरिफ पूरे दुनिया पे लगाए हैं। और ये जो है, ये सेक्शन
इसके दौरान 15% से ज्यादा नहीं लगा सकते। एक सीलिंग है 15% का, और ये 150 दिन के लिए ही लागू हो सकते हैं, मतलब टेम्पररी हैं। और अब एक, जैसे मैंने कहा, निश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि जिन देशों के साथ उनके समझौते हुए थे, यूरोप जैसे, या अब उनके तो टैरिफ्स बढ़ गए करीब करीब, क्योंकि 15% लगाया था उन्होंने यूरोप पे, 10% यूके पे। अब जो है 15% इन्होंने सब पे लगा दिया है, और ये एमएफएन टैरिफ के ऊपर है, वो 3% के करीब है, एवरेज, वेटेड एवरेज। तो उनके लिए तो ये बढ़ गया टैरिफ। तो यूरोप भी कह रहा है कि हम मतलब इसको आगे कैसे ले जाएं। ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, जो बायलैटरल समझौते हुए हैं वो अभी रहते हैं, मतलब उनमें कोई बदलाव नहीं आया है, पर अभी ये स्थिति बिल्कुल अनिश्चित है। दूसरा, यूएस ट्रेड एक्ट के नीचे 2 प्रोविजंस हैं। एक तो 301, जिसके नीचे वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि कोई और देश उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी व्यापार कर रहा है, या कुछ ऐसी उन्होंने अपनी नीतियां अपनाई हैं जिससे यूएस को डिस्क्रिमिनेशन की वजह से नुकसान होता है। पर इसमें टाइम लगता है। यूएसटीआर ये इन्वेस्टिगेशन करता है, 1 साल कभी कभी लग जाता है इन्वेस्टिगेशन होने में, फिर फाइंडिंग आनी चाहिए कि वाकई में डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिस है, फिर वो लगा सकते हैं टैरिफ्स। और इसमें कोई सीलिंग नहीं है, न तो अमाउंट की और न तो टाइम की। दूसरा एक प्रोविजन है 232, नेशनल सिक्योरिटी प्रोविजन, जिसके अंतर्गत इन्होंने अभी भी लगा रखे हैं स्टील और एल्यूमिनियम पे 25, पूरी दुनिया पे 25%, 50% टैरिफ्स लगा रखे हैं, स्टील और एल्यूमिनियम और उनके प्रोडक्ट्स, ऑटो कंपोनेंट्स जैसे हैं उन पे। तो वो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो नेशनल सिक्योरिटी को साइट करके वो कहते हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, हम टैरिफ लगा सकते हैं। और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास हथियार हैं हमारे व्यापार के कानून में, वो हम उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो वो तो लेकिन ये सारे जो कानून की बात आपने कही मैम, जो सेक्शन 122 या सेक्शन 338 या फिर सेक्शन 232, ये जो सारे सेक्शन हैं उसमें बहुत आसानी से आप एक तरफा नहीं कर सकते, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। कई सेक्शन तो ऐसे हैं जिसको 50 साल तक वहां पे इस्तेमाल नहीं किया गया और बेहद ही विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाना था। तो अब फिर इस सेक्शन का मदद लेंगे, वो उसके तहत टैरिफ लगाएंगे, तो वो कानूनी रूप से कितना वैध होगा, कितना स्टेबल होगा वो, और वो भी लॉन्ग टर्म के लगा नहीं सकते। वही मैं कह रही हूँ कि एक अनिश्चितता की स्थिति बन गई है, क्योंकि ट्रम्प साहब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको पूरी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है। मान रहे हैं, पर कोशिश कर रहे हैं कि वही टैरिफ दूसरे कानून के अंतर्गत लगाए जाए। और ये होगा कि नहीं, कितना टाइम लगेगा, कितना टैरिफ लगेगा हर देश पे, ये भी देखना पड़ेगा। दूसरा, ट्रम्प साहब ये भी कर सकते हैं कि कांग्रेस से जाके अथॉरिटी ले ले टैरिफ लगाने का, पर उनकी मेजॉरिटी कांग्रेस में इतनी बड़ी नहीं है। नीचे के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में काफी कम उनकी मेजॉरिटी है, 5-6 या कितने थे। और इनमें हो सकता है कि कई रिपब्लिकन्स भी उनका सहमत नहीं दें। तो इस वजह से ये कह नहीं सकते कि वो किस तरीके से मामले को आगे बढ़ाएंगे। तो भारत ने सही किया है अभी कि हम एक पॉज ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कि स्थिति किस तरीके से आगे चलती है, उसी के मुताबिक। दरअसल दरअसल भारत की भारत की रणनीति पे आगे
हाँ, दरअसल इस पे मैं आऊँगा। एक पॉइंट इसमें भी कैच है, जो फ्रेमवर्क हम लोगों ने जारी किया था उस पर भी एक है प्रावधान जिसमें हम लोग चाहें तो अपने चीज़ों को वापस ले सकते हैं। इस पर मैं आगे चल कर आऊँगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो ट्रंप ने कहा कि जो देश ये सोच रहे हैं कि हमारा टैरिफ तो 10% हो गया, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा तो हम डील नहीं करेंगे, तो वो उनको सचेत कर रहे हैं ट्रंप, स्वर्ण सिंह साहब, कि ऐसा है कि हम टैरिफ और बढ़ा सकते हैं और आप बड़े नुकसान में रहेंगे। इस तरह के चेतावनी भरे शब्द उन्होंने कल देर रात जो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया ये था। तो उन देशों को एक तरीके से धमकी है कि जिन्होंने ट्रेड डील कर लिया है कि आप उसको बैक ट्रैक मत करिए, करेंगे तो आपको और ज़्यादा टैरिफ देना पड़ सकता है। तो ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब? इससे क्या बाकी देश सहमेंगे? जाहिर है कि लगातार राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाए हैं, तो पूरे विश्व व्यापार में एक तरह से उथल पुथल बनी हुई है। और ये सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से उन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया, अभी उनकी भाषा देखिए, वो रेडिकुलस उनको कहते हैं, डम कहते हैं, डिवाइसिव कहते हैं, बहुत ही आक्रामक भाषा वो अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए उनका जो आक्रामक रवैया है, उसको देखते हुए पहली बात तो ये, जैसे मैडम एम्बेसडर ने अभी कहा, कि बहुत से दूसरे कानून हैं, तरीके हैं जिनके अंतर्गत वो फिर से टैरिफ लगा सकते हैं दूसरे देशों पर। सुप्रीम कोर्ट ने केवल रेसिप्रोकल टैरिफ्स, और वो भी जो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, उसके अंतर्गत जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, केवल उन पर उन्होंने उसको बर्खास्त किया है एक तरह से। तो जाहिर है ये जो रवैया उनका सुप्रीम कोर्ट के प्रति है, उसको लेकर देशों को जाहिर है कि चिंता बनी हुई है। खासकर आप देखें कि इन्हीं टैरिफ का इस्तेमाल करके उन्होंने यूरोपियन यूनियन से $600 अरब, जापान से $550 अरब, साउथ कोरिया से $350 अरब, भारत से कहा कि $500 अरब की खरीद करेंगे अगले 5 साल में। ये सब जो वायदे उन्होंने ट्रेड डील बनाकर लिए इन सब देशों से, तो क्या वो आज माने जाने चाहिए या नहीं माने जाने चाहिए? इसको लेकर भी वहां के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जेमिसन ग्रियर, उन्होंने ये कहा साफ तौर पे कि वो अपेक्षा करते हैं कि जिन देशों के साथ उनकी व्यापार संधि, व्यापार मसौदा बन चुका है, वो उस पर कामयाब ठहरेंगे, उसको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो खामियाजा और भी खतरनाक हो सकता है। पर इस चिंता के बावजूद भी आप देखें कि जो सबसे बड़ा व्यापारी देश है चीन के बाद, यूरोपियन यूनियन, उन्होंने पहले से ही इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, रूलिंग के बाद, उन्होंने अपनी रेटिफिकेशन प्रोसेस को रोक दिया है। भारत ने भी, जो कल हमारा एक डेलीगेशन जाना था, वो हमने पोस्टपोन कर दिया, कह के कि हम स्टडी करेंगे कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग की। तो चिंता तो देशों को है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब क्या करेंगे, जिस तरह से खासकर उनका जो भाषा है, रवैया है, उसको लेकर 10% लगा दिए हैं, वो कह रहे हैं 15% लगाने जा रहा हूं। तो चिंता का और तनाव का विषय है। पर दूसरे देश भी अपने, अब देखें, लगातार 1 साल से भारत ने भी जिस तरह से ये एफटीए का तैयारी किया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, यूके, यूरोपियन यूनियन, सबके साथ, अब कनाडा के साथ बात शुरू होने वाली है। तो सभी देश बड़ी तेजी से अमेरिका के विकल्प लगातार ढूंढते रह रहे हैं पिछले 1 साल से। तो ये जो लेकिन ये है कि विकल्प ढूंढना जो है, मुझे लगता है कि चिंता तो है। हाँ, दरअसल ये विकल्प जो ढूंढ रहे हैं, विकल्प ओवरनाइट तो ढूंढे जा नहीं सकते, इसमें तो लंबा समय लगेगा। और विकल्प ढूंढने में सबसे आगे जो है वो एक्सपोर्टर्स लोग हैं, जो कि सबसे ज़्यादा खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। तो उनके ऑर्गेनाइजेशन है FIO, इसके DG और CEO अजय सहाय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सहाय साहब, जो अनिश्चितता का माहौल है उसमें आप एक्सपोर्टर्स लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ऑफ कोर्स अनिश्चितता का माहौल है, लेकिन एक तरह से जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद यूएस प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर काफ़ी कर्टेल हो गया है। और दूसरी जो इंडिया के ऊपर टैरिफ है वो 15% है, तो एक तरह से कंपटीशन इवन आउट हो गया है। तो एक तरह से हम अगर सोचें तो जो प्री रेसिप्रोकल टैरिफ रिजीम थी, उसके साथ खाली डिफरेंस है कि 15% एडिशनल टैरिफ आ गया है। बट इंडियन एक्सपोर्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लगता है कि वो बेटर प्लेस्ड है, बिकॉज पहले हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ हाई था
और हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ सेम हो गया है, तो हम इवनली कॉम्पीट करेंगे। और कुछ जो ऑर्डर्स हैं जो इंडिया की तरफ नहीं आ रहे थे, अभी वो ऑर्डर ऑन होल्ड पे हैं, बट जब इम्पोर्टर्स फाइनली ये डिसाइड कर लेंगे कि फाइनल टैरिफ यही रहेगा, तो वो ऑर्डर्स इंडिया की ओर आएंगे। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद काफी रिफंड फ्लो करेगा जो यूएस इंपोर्टर्स को मिलेगा, और यूएस इंपोर्टर इंडियन एक्सपोर्टर्स के बीच में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्टर्स ने उस जो टैरिफ पार्ट था उसको एब्जॉर्ब किया था, तो वो रिफंड भी इंडियन एक्सपोर्टर्स की ओर फ्लो करेगा, जिससे उनकी लिक्विडिटी अच्छी होगी। तो जहां तक ट्रेड डील का बात है, मैं भी एग्री करता हूं कि जिस तरह का सडन डेवलपमेंट है, निगोशिएटर को रिविजिट करना चाहिए, बट हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बीटीए है वो बियॉन्ड टैरिफ है। टैरिफ उसका एक स्मॉल पार्ट है, उसमें हम सर्विसेज की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, डिजिटल ट्रेड की बात करते हैं। तो शायद उस पर्सपेक्टिव से नहीं, हमको इस वजह से साथ मुझे ये बताइए, हाँ अजय साहब मुझे ये बताइए कि अभी जो विंडो मिला है 10% का, जो 25% से घट के सीधा 10% के विंडो पे आ गए हैं, वो भी 55% एक्सपोर्ट आइटम जो बाहर हो गया टैरिफ से, इसका कुछ फायदा आप लोग उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, बहुत से ऑर्डर जो इंडिया की तरफ नहीं आ रहे थे क्योंकि हमारे पर ज्यादा टैरिफ था, वो ऑर्डर आएंगे, प्रोवाइडेड ये जो स्टेबिलिटी बनी रहे। जिस तरह के उनके पास पावर है, जिस तरह के अदर वो कभी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, कभी ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, और उसके ऊपर ड्यूटी की बात करते हैं, तो ग्लोबली एक अनसर्टेनिटी बनी है। अगर ये 10% और 15% रिजीम एज सच रहती है, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक अच्छी चीज रहेगी, क्योंकि इस समय जो एक्सचेंज रेट है वो इंडिया को काफी हेल्पफुल है। हेल्प कर रहा है, बिल्कुल। दरअसल इसमें अनिश्चितता के माहौल के बीच में फेडेक्स, जो वहाँ की लॉजिस्टिक कंपनी है दुनिया के बहुत बड़ी, उसने तो वहाँ पे कह दिया है कि मामला दायर कर दिया कोर्ट में कि हमें पूरा ड्यूटी रिफंड करी, चूँकि हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसकी वजह से। तो अब आवाज़ें इस तरीके से भी उठनी शुरू हो गई हैं। आरती टिक्कू सिंह, आप इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देख रही हैं? ट्रंप के भीतर से उनके अपने घर में काफ़ी ज़्यादा विरोध होना शुरू हो गया है, तो किसी भी तरह का कोई असर पड़ेगा उनके रवैये में, या फिर वो संबोधन करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए लक्ष्मण, बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज रही है और जिस तरह का एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया है दुनिया में पिछले 1 साल में, उससे कई ज़्यादा लोग जो है, कई सारी जो लॉबीज है, कई सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स है, कई सारे बिजनेसेस है, परेशान तो हुए हैं, और वो पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रेशर बना रहे उन पे। मिड टर्म इलेक्शन जो आने हैं उसमें उसको भी मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत नीचे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इमीडिएटली डैमेज कंट्रोल की जो एक्सरसाइज है, उसमें उन्होंने जो 150 दिन अपने लिए लिए हैं, तो टाइम उन्होंने खरीदा है एक तरह से, और वो 150 दिन में मुझे नहीं लगता है कि वो भी कोई चुप बैठने वाले हैं, और वो इस जो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे उनको डिफाई किया है और उनके पूरे पॉलिसी को इलीगल बताया है, मुझे नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उसको बहुत ही प्यार से या खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसीलिए हम शायद ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने वो कह रहे हैं कि वो अलग-अलग सेक्शंस में, वो 301 हो, 232 हो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और भी सारे एक्ट्स जो है उनके अंतर्गत जो है वो किसी ना किसी तरीके से टैरिफ लाएंगे। और सबसे बड़ा मुझे लगता है उनके लिए मुश्किल जो है इस वक्त, कि जितनी कंट्रीज ने ट्रेड डील्स की वो जबरदस्ती करके की, कई सारी कंट्रीज ने प्रेशर में आके की, उससे जो पैसा मिला था प्रेसिडेंट ट्रंप को, लगभग 150 से लेकर 200 बिलियन डॉलर की जो उनकी कमाई हुई थी टैरिफ से, वो अगर रिट्रोस्पेक्टिवली उनको वापस देने पड़े तो उनकी जो सिचुएशन है मागा में और कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है उनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का सवाल है, उनका जो स्टैंडिंग है पूरे राइट विंग में और मागा में, उसका भी सवाल है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो चुप बैठेंगे। इसीलिए 10 से 15% जो उन्होंने पूरा ग्लोबल टैरिफ लगाया है, जिसमें कई सारी कंट्रीज
बहुत कम टैरिफ दे रही थी, 10% का टैरिफ दे रही थी। अब अगर वो 15% दे रही तो वो कहीं न कहीं वो कॉम्पेंसेशन की वो देख रहे हैं कि कहाँ से वो निकाल सके लोगों से या कंट्री से वो निकाल सके पैसा, ताकि उनको ये जो 150 या 200 बिलियन डॉलर जो टैरिफ की है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और इलीगल है, तो उनको अगर करना पड़ता है तो वो पैसा वो किसी और कंट्री से ही निकालेंगे। मुझे लगता है कि एम्बेसडर मीरा ने सही कहा है कि ये एक अनसर्टन पीरियड है। हम किसी भी बात को सर्टन मान के ना चले कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये उनका पॉलिसी जो है इलीगल करार दी है, तो उसका कोई रिपरकशन नहीं होगा और यही स्टेटस को बन जाएगा 10 से 15% का जो टैरिफ रिजीम है। मुझे लगता है हमें थोड़े टाइम का इंतजार करना चाहिए। अभी जी बिल्कुल, दरअसल इंडिया इसमें के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है, मैं एक लाइन में कहना चाहती हूँ कि इंडिया पे जो लंबे समय से जो प्रेशर था, वो अभी रिलीफ वाले पीरियड में आ गए हैं। उतना प्रेशर हमारे पे नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम 50% से 18% 50% से 18% आ ही गए थे। और अगर अब हम 10 या 15% देंगे कुछ दिनों के लिए, या देखा जाएगा कि क्या होगा। बट अभी की सिचुएशन इंडिया के लिए अच्छी है और हमें इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अभी इस चीज कर को रही जो समझती है। रिएक्ट हाँ, इस चीज को समझते भी है। दरअसल शशांक सर और मीरा मैम, आप दोनों से सवाल है। सवाल यह है कि भारत की जो रणनीति है, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, वेट एंड वॉच करिए, डील नहीं किए, ये अच्छा हुआ है, डील पे साइन तो हुआ नहीं है और अभी सिर्फ फ्रेमवर्क हुआ है, और फ्रेमवर्क के तहत एक और प्रोविजन किया गया था, आप दोनों लोगों ने गौर किया होगा, उसमें कहा गया था कि कोई एक कंट्री, दोनों में से यूएस या इंडिया में से कोई एक कंट्री अगर टैरिफ में किसी भी तरह का यूनिलैटरली चेंज करता है तो दूसरा देश भी चेंज करने को उसको छूट मिलती है। तो इस प्रोविजन का उपयोग करके डील से थोड़ी देर के लिए बाहर भारत हो सकता है कि नहीं? शशांक सर पहले आप, फिर मेरा मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, भारत के लिए जहां एक तरफ ये रिलीफ है कि उन्होंने बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ, नहीं तो उनको थोड़ी दिक्कत पड़ सकती थी बायलैटरल एग्रीमेंट से निकलने के लिए। अभी चूंकि इंटेंट है और भारत ने हमेशा से पॉजिटिवली देखने की कोशिश करी है अमेरिका के साथ में रिश्तों को, तो इसलिए वो तो समय ठीक है। लेकिन अब जो चूंकि जो जो कंसेशंस भारत ने दिए हैं वो कुछ तो क्लियर होके बाहर आ गए हैं, कुछ अमेरिका के ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा आगे खुलकर बोल रहे हैं, तो मुझे लगता ही है कि भारत सरकार के लिए थोड़ी दिक्कत ये होगी कि इंडिया में जो प्रोटेस्ट हैं वो तरह तरह की लॉबीज अपना करना शुरू कर देंगे, जिनको लगता है कि उनके अधिकारों का हनन होगा, यानी कि मार्केट उनके खोल दिए जाएंगे अमेरिकन एग्रीकल्चर या डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसलिए वो थोड़ा सा भारत के लिए चिंता का विषय भी है। तो हमको ये लगता है कि जो भी अमेरिका के साथ में रिश्ते हों तो उनके साथ में ये सब बताना भी चाहिए कि इससे भारत में जो है बहुत इस तरह की डोमेस्टिक हमारे यहाँ भी तकलीफें होने का चांसेस हैं। दूसरा, हमको तेजी से अपने जो भी हमने एग्रीमेंट्स और देशों के साथ में किए हैं, एफटीए डील वगैरह, उनको एक्टिवेट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं तो हमें उनसे भी जल्दी से करना चाहिए, बाकी लोगों से भी, क्योंकि $500 बिलियन का जो हमारी तरफ से है कि कोशिश करेंगे, ट्रम्प साहब कहते हैं कोशिश कमिटमेंट करेंगे। है, तो कहाँ से इतने जल्दी करेंगे? 5 साल के अंदर हमको लगता है कि बहुत ये चीजें अमेरिका की भी बहुत ज्यादा वो डिमांड्स हैं जो कि भारत के अंदर थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। अमेजर मीरा मैम, मेरा सवाल यह है कि भारत अगर डील नहीं करता है फ्रेमवर्क के मुताबिक, तो क्या भारत को नुकसान होगा? क्या भारत क्या ये लॉजिक नहीं दे सकता कि फ्रेमवर्क में तो लिखा ही हुआ है कि हम, आप कोई टैरिफ में चेंज करेंगे तो हम भी अपना टैरिफ में चेंज कर सकते हैं, तो उस प्रोविजन के तहत हम भी डील नहीं करेंगे जब तक कि आपका स्टेबिलिटी नहीं आती है? देखिए, अभी तो ऐसा है कि ये 15% टैरिफ जो ट्रम्प साहब ने पूरी दुनिया पे लगाई है, ये जारी है। ये 150 दिन के लिए जारी है। तो 150 दिन तो हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए मामला। फिर देखना चाहिए कि क्या करते हैं और बाकी देश, एक तो यूएस क्या करता है, क्या कानून लगाने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ बाकी देश क्या करते हैं।
तो 150 दिन तो आपको मिले हैं और ये टैरिफ जो है 15% ये कम है। जो आपको बायलैटरल डील में लगी थी वो 18% थी और ये MFN के ऊपर थी। तो 18 + 3% मतलब 21% कुल मिला के थी और ये जो है ये 15% है और MFN 3% है, तो ये कुल मिला के 18% है। तो ये आपके लिए बेहतर है कि ये कम है, आपकी डील के मुताबिक ये कम है। तो 150 दिन तो आप इसका फायदा उठाएं और फिर देखें क्या होता है। मतलब आपको ना तो ना कहना चाहिए अभी और ना ना तो जल्दीबाजी में साइन करना चाहिए। एक तरीके से आपको एंगेज करके रखना चाहिए, बातचीत जारी रखिए। और ये रणनीति जो भारत की थी डिप्लोमेसी में वो काम भी आई है। जिन देशों ने जल्दीबाजी में ट्रेड डील साइन कर लिया वो बाद में चल के खुद को ठगा महसूस भी कर रहे थे। तो हम लोग जो पेशेंस के साथ आगे बढ़े वो उसका फायदा अब जाके यहाँ पे दिख रहा है। अजय सहाय साहब, 18% 15% ये ज्यादा जरूरी है या फिर एक डील हो जाता तो कई सारे इन्वेस्टमेंट आने शुरू हो जाते, इन्वेस्टर्स के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बनते, बायर को लंबे समय के लिए एक नजरिया बनता कि हाँ इतना है, आपके एक्सपोर्टर्स भी लंबे समय के लिए कांटेक्ट कर लिए होते। नहीं देखिए, अभी जिस तरह की सिचुएशन है और जिस तरह उन्होंने बोला है कंबोडिया और मलेशिया के लिए जिन्होंने हार्ड टैरिफ नेगोशिएट किया है उनके ऊपर हार्ड टैरिफ ही रहेगा, उनको 15% का एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो अगर ये स्टैंड है तो उसकी पर्सपेक्टिव में डील ना होना अच्छा था, बिकॉज जब हम 18% पे स्टक हो गए होते 15% की बात नहीं आती। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हम BTA क्या सिर्फ टैरिफ के लिए कर रहे हैं या हमारा और भी ऑब्जेक्टिव है। अगर हमारा और भी ऑब्जेक्टिव है तो क्या वो ऑब्जेक्टिव ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने से पूरा हो गया है या नहीं हो गया है। तो मैं जरूर एग्री करता हूं कि इस समय हमें इंगेज रहना चाहिए, कंस्ट्रक्टिवली यूएस के साथ इंगेज रहना चाहिए। और हो सकता है 150 डेज में ये डील ना भी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक पॉजिटिव सिग्नल दें कि हम इंगेज आपके साथ हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल इंडिया यूएस का जो बड़ी स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है और उस स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप को देखते हुए हम टैरिफ के साथ ऑल अदर इश्यूज के साथ भी एक एग्रीमेंट करना चाहेंगे। इसमें आप लोग किस तरह से एंगेज रहते हैं अपने बायर के साथ ऐसे माहौल में? हम बाहर के साथ करस्पॉन्डेंस के साथ इंगेज होते हैं, कभी हम बाहर को विजिट करते हैं, कभी वो हमें विजिट करता है, तो उसी तरह नेगोशिएशन डील नहीं हो रही होती। नहीं, डील पे कॉल नहीं, अगर डील में ड्यूरिंग द नेगोशिएशन ये हो जाता है कि हमें बहुत अच्छा ऑफर दिया जाता है व्हिच इज मच बेटर देन व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग राइट नाउ, तो बिल्कुल डील करनी चाहिए। कंट्री का इंटरेस्ट को देख के नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के जो बायर्स होते हैं उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑर्डर साइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अभी बायर्स के साथ ऑर्डर साइन हो रहे हैं, बायर्स ने जो ऑर्डर कुछ होल्ड पे रखे थे वो भी ऑर्डर इंडिया में आ रहे हैं, लेकिन बायर्स भी एक अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में है। आज 15% ड्यूटी, कल वो कांग्रेस के पास जाके ड्यूटी बढ़ा दे तो क्या होगा। बट क्योंकि इंडिया ने यूएस के साथ बात तब भी की और तब भी एक्सपोर्ट किया था जब ड्यूटी 50% थी, तो वो अंडरस्टैंडिंग इंडियन एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में है कि ड्यूटी बर्डन जो है वो शेयर करेंगे, ड्यूटी बर्डन जो शेयर करेंगे, और चूंकि कई बार जरूरत दोनों की होती है तो उसको देखेंगे। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, जो मीरा मैम ने भी बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि अलग अलग ऑप्शन हैं सुप्रीम कोर्ट के टर्न डाउन करने के बावजूद, ये ऑप्शन को आपने रीड किया, कितना स्टेबल है? जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, क्या उसी तरीके से सारे प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा सकते हैं इन सारे सेक्शन के तहत कि नहीं, उसमें बहुत लिमिटेड स्कोप बचता है ट्रंप के लिए? सबसे पहली बात तो ये कि भारत के अमेरिका जाने वाले निर्यात में सेवाओं की बात नहीं हो रही, केवल कमोडिटी ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। केवल कमोडिटी ट्रेड में भी करीब 55% निर्यात ऐसा होगा जिसमें हम टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, यहाँ टैरिफ बढ़े हैं। तो पहली बात तो ये कि भारत का निर्यात ऐसा नहीं कि कम हो गया हो पिछले साल में, व्यापारियों ने लगातार अपने स्तर पर एक तरह से कह सकते हैं कि तालमेल बनाए रखा है। और दो चीजें लक्ष्मण जी जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं व्यापार या निवेश बनाने के लिए, वो पहली बात तो ये कि जिस देश में आप निर्यात करते हैं वहां के नेतृत्व की एक तरह से स्थिरता या संतुलन कैसा है, और दूसरा आपस में रिश्ते जो हिस्सेदारी है भारत और अमेरिका की, उसमें तालमेल कैसा है। तो उसमें आप देख रहे हैं लगातार एक तरह से अनिश्चितता बनी हुई है।
तो उसको लेकर जो एक तरह से ये कह सकते हैं तनाव या प्रभाव जो व्यापारियों पर होता है वो बढ़ता है। हालांकि भारत के मुकाबले में आप देखें, चीन का व्यापार अमेरिका के साथ कुछ कुछ क्षेत्रों में तो 20% कम हुआ है पिछले साल। हालांकि विश्व स्तर पे उसका निर्यात 5% बढ़ा है। भारत का भी निर्यात विश्व स्तर पर बढ़ा है। तो वही है कि देश लगातार विकल्पों की तलाश में है, और विकल्पों के चलते ही आप देखें कि जब अमेरिका के साथ कुछ अनिश्चितता बनी हुई है, उसके बावजूद भी बड़ी आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्थाएं जो हैं उनकी, चीन के, भारत के, यूरोपियन यूनियन के निर्यात में कमजोरी नहीं आई है अभी। तो इसका खामियाजा लंबे नजरिए से आप देखें, दूरदृष्टि से, तो ये अमेरिका के उत्पादन करने वाले व्यापारियों को, निवेशकों के लिए मुझे लगता है होने वाला है। तो इसीलिए मुझे लगता है जो एक संयम की नीति भारत ने अपना रखी है, वही इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि सही है। और उसके साथ साथ लगातार भारत बड़ी तेजी से जो दूसरे विकल्पों के साथ तालमेल बनाता हुआ नजर आता है। जैसे अभी वो भी कहा एक गया सही कि रणनीति कनाडा के यहाँ पर। प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उनके साथ भी हमारा व्यापार को लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की तैयारी हो रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत भी शुरू होगी। तो ये जो लगातार विकल्पों को ढूंढने की ताकत, तलाश है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश की किसी दूसरे देश पर बहुत ज्यादा निर्भरता ना हो जाए, ये और समझ हालांकि इसका बनती एक हुई प्रेशर नजर भी आती पड़ता है। है। इसका एक दूसरा इम्पैक्ट ये भी है कि जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ हम लोगों ने ट्रेड डील की घोषणा की, उसके तुरंत बाद अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील के लिए फ्रेमवर्क आ गया। एक कहीं ना कहीं प्रेशर बना उसके ऊपर भी कि देखो ईयू जैसे बड़े मार्केट के साथ इंडिया ने ट्रेड डील कर ली। लेकिन एक चीज जो एम्बेसडर मीरा शंकर मैं समझना चाहूंगा कि इस तरह की चीजें जो यूएस में हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया जाना, ट्रंप के भीतर यूएस में ट्रंप का विरोध हुआ जाना, ये सारी चीजें ट्रंप के जो नेगोशिएटिंग पावर थे टैरिफ को लेकर के, डील को लेकर के, वो कम होंगे दूसरे देशों के साथ? कह नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कांग्रेस में नहीं जाएगी। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव लगा सकता है सेक्शन 301 के अंतर्गत, और उसमें पूरे ट्रेड पे भी लगा सकता है और कमोडिटीज पे भी लगा सकता है, मतलब कुछ कमोडिटीज पे। तो ये देखना पड़ेगा, अभी कहना आसान नहीं है। पर ये जरूर है कि इमिग्रेशन को लेके काफी वहाँ ऑपोजिशन हुआ है ट्रंप साहब को। मिनेसोटा से उनको आइस के जो डिप्लॉयमेंट करी थी वो हटानी पड़ी है, और जो इनके जो पोल रेटिंग्स हैं ट्रंप साहब के काफी गिर गए हैं। तो लगता है कि मिड टर्म्स में रिपब्लिकन पार्टी कुछ सीटें हार सकती है, और जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, उनके कांग्रेस का, वो शायद वो हार भी सकती है। तो डेमोक्रेट्स वहां आ जाएंगे। सेनेट का अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे हमारे राज्यसभा में होता है कुल 30% सीट्स इलेक्शन के लिए आती हैं, और इस बार जो सीट्स हैं वो ज्यादातर वो सीट्स हैं जो डेमोक्रेट्स के पास हैं। तो कितना वो अपनी सीट बढ़ा पाएंगे वो नहीं कह सकते। फिर भी अगर ट्रंप साहब मिड टर्म में रिपब्लिकन पार्टी को और कमजोर देखते हैं और लोअर हाउस हार जाते हैं, तो फिर उनको अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में दिक्कत हो सकती है, और फिर वो और कमजोर जरूर हो सकते हैं। शशांक सर, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं जो मीरा शंकर जी ने कहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो मिड टर्म पोल्स में जो कांग्रेसमैन चुनाव में आने वाले हैं, उनका रवैया कुछ भारतीय मूल के लोगों की तरफ भी थोड़ा बदलता लगा है। क्योंकि हमने देखा था बीच में मागा वाले जो हैं वो H1B रूट के थ्रू जो लोग अमेरिकन सिटीजन्स बने हैं उनको बहुत ही नीची दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन अब उनको लगता है कि ये थोड़ा असर पड़ सकता है उनके चुनाव पर। तो मेरे ख्याल से वो लोग अब बात कर रहे हैं कि मागा प्लस
जो फॉरेन मूल के जो है अमेरिकन सिटीजन्स, उनको साथ में लेकर चलना चाहिए, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम वो लोग कर रहे हैं प्रोफेशंस में, टैक्स रेवेन्यू वगैरह में, तो उनको जो है बिल्कुल पूरे तरीके से अपने विरोध में नहीं लाया जा सकता। दरअसल इसमें आरती टिक्कू सिंह, ये तो इनको एहसास हो गया होगा ना डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि अलग अलग जो पोल्स आ रहे हैं उस पोल्स में भी दिखाए जा रहे हैं कि लोग किस तरह से इनके प्रति विरोध के स्वर मजबूत हो रहे हैं। और एक जमाना था जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इंडियन डायस्पोरा काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी भी निभाई थी यहाँ पे। अब जिस तरह से माहौल बना वो सपोर्ट शायद अब देखने को ना मिले, तो ये जब इनको एहसास अगर हो रहा है तो अभी से क्यों नहीं थोड़ा सा टोन डाउन हो रहे हैं? देखिए, प्रेज़िडेंट ट्रंप के लिए बहुत आसान नहीं है। इनफैक्ट उनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई है कुछ महीनों से, और एक जो बड़ा स्प्लिट भी देख रहे हैं हम मागा के अंदर। अमेरिका फर्स्ट का जो स्लोगन है, उसमें अब विश्वास नहीं है कई सारे लोगों को, जो मागा के लोग थे और जिन्होंने चैंपियन किया ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का स्लोगन। उसमें कई सारे लोगों को लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी ईरान वॉर को लेकर कितना कुछ हंगामा चल रहा है, और उनको लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो उनकी डोमेस्टिक इश्यूज है, डोमेस्टिक कंसर्न्स है, जॉब क्रिएशन है, वो वापस से री इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और ये सारे इश्यूज को फोकस नहीं करके वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक करना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका मागा के अंदर जो है वो नाराज है उनसे। दूसरी तरफ उनके जो अब सुप्रीम कोर्ट में इतना, एक पहली बार मुझे लगता है जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वाली टर्म ली, तब से पहली बार एक इंस्टीट्यूशनल चैलेंज उनके सामने खड़ा हो गया है। और कई सारे लोग अब ये भी मानने लगे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस ने इतनी ताकत दिखा दी कि उन्होंने डिफाई किया है प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी को, तो कई सारे लोगों को उम्मीदें जागी है कि वो इम्पीचमेंट भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की। उनकी परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरीके से अभी जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी के साथ वो ये बाजी छोड़ देंगे, क्योंकि उनके लिए स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई है। अगर वो मिड टर्म, जिसकी प्रेडिक्शन कई लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है डेमोक्रेट्स को चला जाएगा, तो उनके लिए और भी वो बहुत कमज़ोर हो जाएँगे। उनकी प्रेज़िडेंसी का इनफैक्ट विंडो जो है, जो पावर एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो, अब विंडो धीरे-धीरे छोटी होती जा रही है, और कुछ ही समय में उनको बहुत कुछ जो वो करना चाहते थे, जो फाइनेंशियल रीसेट करना चाहते थे, अमेरिका फर्स्ट के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो वो रखना चाहते थे, वो उसके लिए विंडो और भी छोटी हो गई। तो ये देखना हाँ। ये देखना पड़ेगा अजय कि उनके क्या रिटेलिएटरी मेजर्स होंगे आगे। हाँ, बिल्कुल अजय साया साहब, चूंकि जो समस्याएं अभी आरती टिक्कू सिंह बता रही थी, उससे पहले एम्बेसडर मीरा मैम ने बताया, ये तो वहाँ के लोग भी फील कर रहे होंगे ना। वहाँ के लोगों के लिए महंगाई बढ़ गई है, इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उन लोगों के भीतर भी नाराज़गी है कि नहीं है जब आप लोग बात कर रहे होते हैं तो? नहीं, बिल्कुल इसका फर्क पड़ा हुआ है, क्योंकि जो टैरिफ का मैक्सिमम जो बर्डन आया है वो अमेरिकन सिटीजन पे आया है, या अमेरिकन इंपोर्टर्स पे, रिटेलर पे, या कंज्यूमर पे आया है। वो जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उनके ऊपर बर्डन बहुत कम आया है, और इसका इम्पैक्ट अभी आपको इन्फ्लेशन में दिख रहा है, तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन सॉल्व है, बट इसका इम्पैक्ट उसमें भी दे रहा है। तो अमेरिका में भी टैरिफ को लेके अपोजिशन है, और इसीलिए वी आर होपिंग कि जहां एक तरफ से कोर्ट का प्रेशर पड़ा है, दूसरी तरफ पब्लिक का प्रेशर पड़ेगा, और इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है, तो उनके ऊपर एक तरह से पॉलिटिकल प्रेशर भी बना रहेगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमें लगता है कि शायद फर्दर जो टैरिफ की बात है वो इंडिया जैसे कंट्री के ऊपर नहीं आएगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि इस तरह का प्रेशर बनता है तो एक तरह से टैरिफ का डर भी थोड़ा सा कम यहाँ पे होता है। इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ट्रंप का अगला प्लान क्या हो सकता है, भारत की रणनीति यहाँ पे क्या होनी चाहिए। जिस तरह से टैरिफ के मोर्चे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अलग अलग कदम उठाने की बात ट्रंप कर रहे हैं, और ऐसे में एक लॉजिक ये भी दिया जा रहा है कि टैरिफ पे जिस तरीके से ट्रंप घिर रहे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए ईरान पर जिस तरीके का तनाव बना हुआ है उसको बहुत जल्द कुछ लिमिटेड स्ट्राइक भी कर सकते हैं ताकि लोगों का ध्यान वहाँ से हटे। शशांक सर, ये कितना लॉजिकल आपको दिख रहा है?
नहीं, पहले तो यही बात बताई जा रही थी अमेरिका में कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एडवर्स जजमेंट आ जाता है तो ट्रंप साहब हो सकता है ईरान पर हमला करके, तो जो ये एग्रीमेंट जो प्रोविजन करा गया था वो ईरान की वजह से ही प्रोविजन आया था इकोनॉमिक इमरजेंसी का, तो उसी को दोबारा से इस्तेमाल करके नेशनल सिक्योरिटी और इसको करके वो दोबारा से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका बेसिक ध्येय ये है कि टैरिफ जो है बहुत जरूरी चीज है जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट को इस समय पैसा दे सकता है, विच दे कैन देन स्पेंड ऑन देयर मागा बेस, या जो भी लोगों को जिनको भी उनको खुश करना है। बाकी तो वैसे ठीक है, अभी आरती टिक्कू जी ने भी बोला है, मीरा जी ने भी बोला है, सबने बोला है कि भाई ये वहाँ पर ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स जो हैं और जो भी सबके सब लोग हैं वहाँ पे, दे आर फीलिंग द पिंच ऑफ ऑल दिस पॉलिसीज। बहुत वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ नहीं रही हैं, तो वो तो दिक्कतें आ ही रही हैं। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि टैरिफ जाने वाली नहीं है आसानी से, सिर्फ अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो वो अगर जैसे अजय शाह साहब अगर करते हैं अपने इनके इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स कि भाई हम आपस में किसी ना किसी तरीके से शेयर कर लेंगे जो भी पेन होगा, तो वहां से वो स्टेबिलिटी बनी रहे। और दूसरा, जैसे स्वर्ण सिंह जी ने कहा है कि बाकी जो हमारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस चल रहे हैं उनको हम तेजी से आगे बढ़ाएं और उनको एक्टिवेट करा जाए इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मिस्टर मीरा शंकर मैम, ये जो घरेलू मोर्चे पे जो गिरते दिख रहे हैं, ट्रंप की मुश्किलें बढ़ रही हैं, टैरिफ के मोर्चे को लेकर दुनिया भर में आलोचना हो रही है, तो इससे ध्यान भटकाने के लिए ईरान उनके लिए एक विकल्प है, ईरान पर स्ट्राइक करना? हाँ, हो सकता है, क्योंकि काफी तादाद में यूएस जहाज और सेना गल्फ में तैनात, तो हो सकता है। पर अभी बातचीत भी चल रही है जिनीवा में, और इस बातचीत के बाद शायद पता होगा, क्योंकि जो डिफरेंस है दोनों देशों में वो ये है कि ईरान कहता है कि हम खाली न्यूक्लियर एनर्जी के मुद्दे को डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, और इसमें भी हमारा हक, हम हथियार नहीं बना रहे, हमारा हक बना रहना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी के लिए फॉर पीसफुल पर्पसेस। दूसरी तरफ यूएस कहता है कि न्यूक्लियर मुद्दा भी बातचीत में होगा, और दूसरा फिर मिसाइल्स भी, ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो भी आने चाहिए बातचीत के दौरान, उस पे भी कुछ रोक लगेगी। और तीसरा ये कि ईरान का जो इजराइल के साथ और रीजन में बिहेवियर है, जो उन्होंने इजराइल विरोधी गुटों को का समर्थन किया है, वो भी उस बंद हो जाना चाहिए। तो काफी फर्क है, जो दोनों देश उम्मीद कर रहे हैं कि इस बातचीत से क्या निकलना चाहिए। तो अगर ये आगे नहीं बढ़ता तो कुछ हो सकता है इजरायली हमला करे और यूएस पीछे से समर्थन दे, एक आध स्ट्राइक्स कर सकता है यूएस पर। मुझे नहीं लगता कि एक तरीके से यूएस वहां अपने सैनिकों को ईरान में भेजना चाहेगा। दरअसल इनके जो अपने सपोर्टर है मागा वाले, वो भी नहीं चाहते हैं किसी भी तरह का वॉर हो, चूंकि जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो ये एक बड़ा मुद्दा था कि अमेरिका को जगह जगह वॉर में फंसा रखा आप लोगों ने, हम इन सारे वॉर को खत्म कर देंगे, हम इस तरह के वॉर को पसंद करते नहीं हैं। आरती टिक्कू सिंह, ये विकल्प इसलिए देखा जा सकता है कि हमें टैरिफ के मोर्चे पर जो मेरी फजीयत हो रही है उससे हमें बेहतर पाना है, हमारे अपने इमेज को ठीक करना है, लोगों को ध्यान भटकाना है, या फिर आपको लगता है कि वाकई ट्रंप के लिए एक समय के बाद ज़रूरत पड़ जाएगी इसकी? देखिए, इसके इकोनॉमिक रीजंस रैशनल हम ये कह सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टो था मागा का, वो ईरान वॉर के खिलाफ है। वो इनफैक्ट एंडलेस वॉर जिनको कहते हैं, वो इनके खिलाफ है। और अगर अमेरिका ट्रम्प के अंडर ईरान पे स्ट्राइक करता है तो
तो मुझे लगता है वो पॉलिटिकली और ज़्यादा कमज़ोर होंगे, ना कि वो स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर ये लॉजिक दिया जाता है कि डिस्ट्रैक्शन है, ईरान वॉर से लोगों का ध्यान भटकेगा, वो तो और भी ज़्यादा नेगेटिव होगा प्रेज़िडेंट ट्रम्प के लिए। उनके लिए मुश्किलें सिर्फ़ और सिर्फ़ इकोनॉमिक नहीं हैं, उनके लिए मुश्किलें पॉलिटिकल भी हैं, क्योंकि जब आप पूरी एक बहुत बड़ी जनता जो है, जिन्होंने एस्टैब्लिश पॉलिटिक्स जो अमेरिका में चल रहा था, जो बाइनरी जो था रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को तोड़ के जो मागा निकला, वो जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो इन्हीं सारे इश्यूज पे है। वो बेशक मुझे लगता है कि ट्रम्प को माफ कर देंगे कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इनके टैरिफ रेजिम को इलीगल करार दिया, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा उनको कोई ज़्यादा क्षति पहुँचने वाली है, क्योंकि अगर आप देखिए कुछ लोगों ने कुछ रिपब्लिकन सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं इस डिसीजन को लेकर, और कई सारे रिपब्लिकन्स बोल भी रहे थे कि ये टैरिफ रेजिम सही नहीं है, क्योंकि अलायंसेस नाराज हो रहे हैं, अलाइज नाराज हो रहे हैं, और ट्रम्प को मुझे लगता है कि अलाइज की ज़रूरत है। जितना बाकी दुनिया को यूएस की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि यूएस को भी अलाइज की ज़रूरत है, और मुझे नहीं लगता है कि ईरान वॉर से उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को ही बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि अगर दरअसल आप मुझे यही देखिए समझ में नहीं आ रहा है, आरती टिक्कू सिंह, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि अपने उनके एलाइज नाराज हैं, उनके वोटर नाराज हैं, मिड टर्म इलेक्शन हारने की तक की नौबत आ गई, इस बात के पोल आ रहे हैं, उसके बावजूद ट्रंप अपने इस प्लान पे, अपने एग्रेशन पे क्यों टिके पड़े हैं, क्यों उसको छोड़ नहीं रहे हैं, क्यों वहाँ पे सॉफ्ट नहीं हो रहा है? ये सवाल लेकर के आऊँगा आपने मीरा शंकर मैम और शशांक सर आपके पास, लेकिन एक सवाल प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, ये जो मुद्दा उठा था ईरान को लेकर के और टैरिफ को लेकर के कि ध्यान भटकाने की तरफ ईरान के तरफ जा सकते हैं, ये कितना आपको फिजिबल ऑप्शन दिख रहा है? इस समीकरण में आप कैसे देख रहे हैं इसको? पहली बात तो ये कि ईरान पर हमला करेंगे, उसके पीछे उनकी क्या मजबूरी हो सकती है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद जो कुल 1.2 ट्रिलियन आयात है अमेरिका का, उसमें 34% आयात पर अभी भी टैरिफ लगे हुए हैं। उसका मतलब ये हुआ कि हर घर के लिए, हर हाउस होल्ड के लिए $1000 सालाना एडिशनल एक्सपेंसेस टैक्सेस में होगा, और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद वो घटकर $700 हो रहा है सालाना, खत्म नहीं हो रहा है। और उसी के चलते जो दो राजनीतिक चिंताएं खड़ी होती हैं, वो पहली तो जो पूरा अभियान जो डेमोक्रेट्स सब लगा रहे हैं, जो वहां के गेविन न्यूसॉम गवर्नर हैं कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक, और वो शायद कैंडिडेट होंगे 2028 के राष्ट्रपति के चुनाव में, वो पब्लिकली कह रहे हैं कि हर नागरिक को अमेरिका को रिफंड का चेक मिलना चाहिए। और मध्यावधि जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप देखें कि पार्लियामेंट के लोअर हाउस में वहां जो 435 सदस्यों का है, डेमोक्रेट्स की जो माइनॉरिटी है वो केवल 5 सदस्यों से कम है, रिपब्लिकन्स के केवल 5 सदस्य ज्यादा है। तो ये जो घरेलू तनाव उनके लिए लगातार बना हुआ है, उसको लेकर ही आप देखें कि 2003 में जितनी बड़ी सेना उन्होंने इराक के लिए खड़ी की थी खाड़ी वाले क्षेत्र में, आज करीब करीब उतनी ही बड़ी सेना वहां तैनात होती जा रही है। 2 बड़े युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अब्राहम लिंकन, और पीछे आ रहा है जेराल्ड फोर्ड, 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान, और ज्यादातर F-35 हैं उसमें, 6 या 7 डिस्ट्रॉयर्स। अभी 2 दिन पहले ही एक ईरान के एक ड्रोन को अमेरिका के F-35 ने मार गिराया, ऐसी खबरें हैं, क्योंकि उनको लगा कि वो अब्राहम लिंकन जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी तरफ आ रहा है। तो तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है, पर क्या इसका सुलझाने की क्षमता राष्ट्रपति ट्रंप में है? मुझे नहीं लगता है। वो केवल ध्यान भटकाने की क्षमता उनमें है। उसको लेकर यदि वो कोशिश करेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक फिर से करें ईरान के ऊपर, तो उससे ध्यान भटकाया जा सकता है। पर मैं बिल्कुल सहमत हूं मीरा शंकर के साथ, एम्बेसडर मीरा शंकर के साथ, कि वो जमीन पर सैनिक नहीं उतारेंगे। ईरान उनका जो अफगानिस्तान से उन्होंने जो सीख ली है, और लगातार उन पहले दिन से कह रहे हैं कि वो सैनिकों को जमीन पर नहीं भेजेंगे विदेश में, और मागा बेस भी यही चाहता है। और केवल वो आर्थिक जो ताकत है, चाहे वो सैंक्शंस की हो या टैरिफ की हो, वही रणनीति को लेकर वो प्रभाव बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में।
पर यदि उनको हमला करना पड़ता है तो इसका मतलब ये कि उन्होंने जो मागा को वायदा किया था वो उससे पीछे हटेंगे। तो उनकी घर में जो अलग अलग लोगों के साथ नाराजगी बढ़ती हुई नजर आती है, उनका पॉपुलैरिटी रेटिंग जो गिरता हुआ नजर आता है वो और भी गिरेगा, और मुझे इसका कोई समाधान अभी सामने नजर नहीं आता है। इसीलिए आप देखें, इसी समझ से सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका पर निर्भरता को कम किया जाए और विकल्पों को लगातार सुदृढ़ बनाया जाए। विकल्पों को तलाशा जाए। मेजर वीराशंकर मैम, ये कोई समाधान नजर नहीं आता है, जैसा कि प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब ने कहा, और इस बात का एहसास तो डोनाल्ड ट्रंप को भी है ना कि हमारे मागा मूवमेंट के सपोर्टर जो वो हमारे खिलाफ हो रहे हैं, हमारे अपने जो मेंबर हैं वो खिलाफ हो रहे हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, मिड टर्म इलेक्शन में जाना है, तो फिर कौन सा ऐसा चीज है जिससे उनको पावर मिल रहा है कि नहीं इन सब के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे चूंकि हमें ऐसा करना है? देखिए, जो उन्होंने वेनेजुएला में किया और बिना कुछ दिक्कतें से वो सफल रहा, जो भी उनका ऑपरेशन था, उससे उनका हौसला और बढ़ा है। और मेरे ख्याल से उनकी कोशिश ये है कि ईरान में भी रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं। तो अभी तक तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ दरारें हैं रिजीम में, जैसे कि वेनेजुएला में एक हिस्सा यूएस के साथ चला गया था रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट का, और ईरान में अभी ये नहीं दिखता। दूसरा ये कि जो वहाँ की रिजीम है, उन्होंने भी वहाँ डेमोन्स्ट्रेशंस करवाए हैं अपने हित में, और बहुत तादाद में लोग बाहर आए हैं। तो यूएस को भी लगता है कि ऐसा नहीं है कि जो रिजीम है उनके पास समर्थन नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीज, और तीसरी ये कि एक बड़ा मुद्दा ट्रम्प का यही था कि हम बाहर अपना खून और अपना पैसा नहीं बहाएंगे बाहरी युद्ध में, क्योंकि उसी वजह से यूएस कमजोर हुआ है। हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने में, अपने आप को और मजबूत करने में अपनी नीतियों को केंद्रित करेंगे। पर ये तो बिल्कुल ही फर्क हुआ है जो वेनेजुएला में किया। ग्रीनलैंड के ऊपर वो ग्रीनलैंड को अपनाना चाह रहे थे, कनाडा को अपनाना चाह रहे हैं। अब ईरान पे तो ऐसा माहौल कर दिया है अलग अच्छी बात ये हुई है वीराशंकर मैम कि अब ग्रीनलैंड और कनाडा से थोड़ा सा ध्यान उनका भटका है। अभी सिर्फ टैरिफ पे ध्यान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ग्रीनलैंड वाले थोड़े राहत की सांस ले रहे होंगे। हमारी तरफ नजरें अभी नहीं लगाए हुए हैं, चाहे कनाडा वाले राहत की सांस ले रहे होंगे। शशांक सर, इसमें ट्रंप के पास कोई ऑप्शन अब है कि इस हालात से कैसे निकला जाए? नहीं, जिस तरह की बातें हम लोगों ने अभी डिस्कस करी हैं, तो ऐसा ही लगता है कि वो छोटा हमला करके या कोई क्लीन ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे ईरान में, और कम से कम उसको अपनी विक्ट्री बना के दिखा देंगे कि भाई ईरान ने कम से कम इतनी बातें तो हमारी मान ली हैं। क्योंकि वो अरब कंट्रीज में जितने भी इनके बेसेस हैं, ईरान ने बिल्कुल साफ कह दिया कि दे विल बी इन रीच ऑफ ईरानियन अटैक्स। तो उसको करना बड़ा मुश्किल है। अरब कंट्रीज भी जो है धीरे धीरे अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, और अमेरिका को सलाह दे रहे हैं कि भाई पूरा ज्यादा मत हमला कीजिए, ज्यादा हमारे लोगों को नुकसान होगा। तो हमको लगता ये है कि वो किसी तरीके से अपनी विक्ट्री जल्दी डिक्लेयर करना चाहते हैं ईरान के साथ में नेगोशिएशन करके। लेकिन आपको ट्रेडिशनल वो देखना होगा कि जो प्रैक्टिस हमेशा से यही रही है कि रिपब्लिकन्स जो है नए थिएटर्स ऑफ वॉर खोलते हैं, और फिर डेमोक्रेट्स वहां पे जाके और फंस जाते हैं दलदल में, और वो अपना फिर आगे ग्राउंड ट्रूथ लिए आगे भेज देते हैं। अगर कुछ हफ्ते या कहें कि महीने काफी अहम रहने वाले हैं, नजर सबकी बनी रहेगी, क्योंकि सिर्फ मामला यूएस का इंटरनल नहीं होगा, इसका पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। शो का समय यहीं खत्म हो रहा है, इसलिए शशांक सर आपको बीच में रोकना पड़ा। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।